वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब चौथे चरण में जा रहा है और 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। वीआईपी सीट इनमें से कई है, लेकिन अब तक जो मतदान हुआ है 3 चरणों में, उसमें क्या कुछ रहा है और किसकी लॉटरी लगेगी, इस पर बातचीत करेंगे। सहारनपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अवनिंद्र कमल जी के पास चलते हैं। अवनिंद्र कमल जी, 3 चरणों में चुनाव हुआ है, चौथे चरण की तरफ चुनाव जा रहा है। चौथे चरण में जो चुनाव जाएगा वो कहीं ना कहीं उस इलाके में रहेगा जहां दलित और ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि चौथे चरण में क्या कुछ होने? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव, जैसे जो फर्स्ट फेज में सहारनपुर में हुआ, कैराना में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, नगीना में वोटिंग हुई और मुरादाबाद में, तो वहाँ 2-3 सीटों पर जो है, जैसे मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने माना जा रहा है ठीक प्रदर्शन किया है। और कैराना सीट पर भी कांटे की टक्कर है। सहारनपुर सीट पर भी इमरान मसूद, चूँकि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान रखते हैं, उनका मुकाबला बीजेपी से है। लेकिन बीजेपी यहाँ बहुत घाटे में नहीं रहेगी, चूँकि रालोद बगलगीर हो गया है बीजेपी के। तो भविष्यवाणियाँ तो तमाम लोग कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। लगभग यही स्थिति तीसरे चरण में है। तीसरे चरण में जो मैनपुरी सीट है, वो तो मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी उसे ले गई, लूट गई। अब चौथे चरण की जहाँ तक बात है, 13 मई को वोटिंग होनी है। चौथे चरण में आपका मिश्रिख है, धौरहरा है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, अकबरपुर है, कानपुर है, उन्नाव है, खीरी है। तो इसमें 3-4 सीटें वीआईपी, जैसे उन्नाव सीट को ही ले लीजिए, तो उन्नाव सीट पर साक्षी महाराज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 2014 में और 2019 में साक्षी महाराज उन्नाव सीट को फतह किए थे। लेकिन इस बार साक्षी महाराज के लिए बहुत बड़ी और कड़ी चुनौती इसलिए है, मुझे लगता है कि बसपा को अगर उत्तर प्रदेश में कोई सीट मिलेगी तो उन्नाव सीट हो सकती है। वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अशोक पांडे को मैदान में उतारा है। अशोक पांडे कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं और ब्राह्मण के साथ जो दलितों का जो बसपा का काडर वोट है, वहाँ करीब 6 लाख ब्राह्मण हैं, 4 लाख दलित हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में अशोक पांडे हैं। तो वहाँ भाजपा के लिए मुश्किल पेश आ गई है। और अकबरपुर में देखिए, तो अकबरपुर में भोले सिंह को तीसरी बार उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और वो ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक कन्नौज की बात है, तो चूँकि कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव मैदान में है और उनकी लड़ाई सुब्रत पाठक से है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और पिछली बार उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मतलब बड़े मतों के अंतर से पराजित किया था। लेकिन इस बार सुब्रत के साथ जो है वो मतलब कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं और अखिलेश वहाँ अच्छी लड़ाई में है। इसी तरह से आप धौरहरा देख लीजिए और खीरी लखीमपुर में, तो वहाँ टेनी को उतारा गया है, जबकि पिछली बार टेनी को लेकर के बड़ा लोगों में वो रहा, आक्रोश रहा। टेनी चूँकि अजय मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो इलाका पूरा बेल्ट जो है वो ब्राह्मणों का है, कुछ वहाँ सरदार भी हैं। लेकिन टेनी के बेटे पर जो आरोप था कि किसानों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और मौत हो गई, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो उधर रिजल्ट अच्छा रहा। तो कहने का मतलब कि जनता जनार्दन ने कोई खास विरोध नहीं किया। तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टेनी को मैदान में उतारा है और टेनी अच्छी पोजीशन में है। कानपुर की बात करें तो कानपुर भी वीआईपी सीट है। कभी वहाँ से मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे कांग्रेस से। श्री प्रकाश जायसवाल के भाई इसमें आ गए हैं बीजेपी में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पहली भारतीय जनता पार्टी ने जिन चौथे चरण में 3-4 प्रत्याशी बदले हैं, जिसमें कानपुर का भी एक प्रत्याशी, यहाँ से मेरा ख्याल है कि रमेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कानपुर वैसे भी जो वहाँ पर जाति समीकरणों के हिसाब से देख लीजिए, धार्मिक समीकरणों के हिसाब से देख लीजिए, तो बीजेपी का पलड़ा वहाँ पर भारी है। तो कुल मिलाकर जो 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो बहुत अच्छा है, चूँकि मायावती एक तरह से समझिए कि बीजेपी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। और देखिए अभी आकाश आनंद के साथ जो उन्होंने एक तरह से पनिशमेंट ही हो गया। तो माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक या जो और जानकार हैं राजनीति के, उनका कहना है कि वो मायावती दबाव में आकर के उन्होंने ऐसा किया है कि आकाश आनंद को
कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और उनसे सारी चीज़ें छीन लिया और वो सभाएं भी नहीं कर रहे हैं। तो लड़ाई तो सपा कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ का शासन खासतौर से सुरक्षा के मद्देनजर अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत है, चुस्त दुरुस्त है। गुंडे बदमाशों को योगी सरकार ने उनको ठिकाने लगा दिया और जो बड़े बड़े गुंडे बदमाश तो या तो मार दिए गए या फिर वो जेल में है। तो महिला सुरक्षा को ले लीजिए, आज रोड होल्ड अप नहीं होता है, किडनैपिंग नहीं होती है, जैसा कि पिछली सरकारों में रहा। समाजवादी पार्टी सरकार में यही मुकीम काला था जो हिंदुओं पर गोली चलाता था, उनको मौत के घाट उतार देता था, उसे फिरौती लेता था और लोग पलायन कर जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जो शासन और प्रशासन दोनों की जो उनकी क्षमताएं हैं उसके लोग कायल हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि बेहतर प्रदर्शन करे। ये जो यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलाया जाता है कि वो जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर लोगों को जानकारी नहीं है। और अन्य राज्यों में जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। तो यहाँ इनकी सीटें घट रही पिछले बार के मुकाबले। लेकिन उत्तर प्रदेश में कि कोई पुअर प्रदर्शन होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ शरद भाई हैं, शरद भाई से बात कर लेते हैं। 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है जो पहले 3 चरण हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा कितना नुकसान है? देखिए, पहले चरण से लेकर और तीसरे चरण तक की अगर बात की जाए तो सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच है। बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले का असर दिखाया है, लेकिन वो असर कितना होगा ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले चरण से जो हवा भारतीय जनता पार्टी के विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, जो संविधान बचाने की अपनी वकालत जिस तरीके से सपा गठबंधन ने की है, जिस तरीके से राहुल की कैंपेन प्रियंका गांधी की चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज का वोट छिटक के चला जाता था, इस डर से कि कहीं मुसलमान हम पे हावी ना हो जाए, तो वो इस बार वो हवा नहीं है। इस बार दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड का जो गठबंधन बना है इन 3 चरणों में, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। और चौथे चरण में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को ना को चने चबाने पड़ेंगे अपनी सीटें बचाने के लिए। चौथे चरण में भी चुनाव उस जगह जा रहा है जहाँ पर दलित और ओबीसी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। बिल्कुल, इन 13 सीटों पर दलितों की संख्या बेहतर है और दलितों का मानना यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया गया तो उनका संविधान खतरे में होगा। भले ही कांग्रेस ने 100 बार संविधान को बदला हो, लेकिन उसका प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं दलितों का, अल्पसंख्यकों का और बैकवर्ड के लोगों के दिलों में, दिमाग में वो बैठ गया है। तो उन्हें खतरा महसूस होने लगा है कि हमारी रोजी रोटी पर, हमारे आरक्षण पर कहीं ना कहीं ये डांका डालेंगे और अपने जो इनके उद्योगपति भाई हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नौकरियों में, बेरोजगारों को सफाया करने के लिए फैक्ट्रियों में उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहा है और चौथे चरण के बाद इस पूरे प्रदेश की हवा बदलती हुई नजर आएगी। 3 चरणों में मतदान प्रतिशत भी काफ़ी डाउन गया। क्या लगता है चौथे फेज में भी कुछ यही रहेगा या बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जैसे पहले चरण का अगर हम बात करें तो 60-65 का प्रतिशत लेके जो है वो इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन आते आते 55 पे आ गया है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वोट प्रतिशत कम होगा और वोट प्रतिशत कम होने में ये 400 पार का नारा भी एक बेहतर विकल्प जो है विपक्ष के हाथ लगा है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये आ गया अगर 400 पार हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। विपक्ष को इकट्ठा करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, वक्ताओं की बड़ी भूमिका रहेगी। ये आप देख लेना 4 जून को आने वाली को कि 400 पार का नारा इन्हें बेहतर नहीं बनाने जा रहा है, बल्कि इन्हें विपक्ष को मजबूती देने वाला ये नारा साबित हो रहा है। इस नारे ने दिखा दिया है कि संविधान खतरे में है और जो अब 13 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है, इसका मत प्रतिशत नहीं बढ़ने वाला है। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी पुलिस प्रशासन को ये नहीं कहा कि किसी अल्पसंख्यक का, किसी दलित का, किसी बैकवर्ड का आप वोट नहीं डालने देंगे। इस बार कहीं भी पूरे 3 चरणों में कोई भी शिकायत नहीं आई है। फेयर इलेक्शन हो रहा है। इस फेयर इलेक्शन में 5% की कमी वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाली है और देख लेना इसके परिणाम 4 जून को आएंगे और हम सब फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो रहा है या गठबंधन को इसका फ़ायदा हो रहा है। सैयद मशहूर भाई हमारे साथ हैं। अवनिंदर कमल जी ने अपनी राय दी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत बता रहे हैं। शरद भाई ने अपनी राय दी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा डाउन बता रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है जब चौथे चरण में जा रहा है?
चौथा फेज शुरू होने वाला है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जैसा तो चुनाव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। इस बार बयार जो है बदली हुई है, बदलाव का माहौल लग रहा है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से उनकी रैली हो रही, कितने कैसे उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं। जबकि भाजपा की तरफ से लगातार जो बौखलाहट टाइप के बयान आते हैं उससे और माहौल ख़राब हो रहा है। और अभी शरद भाई ने बताया कि 400 पार और संविधान, ये ऐसी चीज़ रही इस इलेक्शन में, इन 3 फेज़ में और चौथे फेज़ में भी रहेगी। तो इसने बहुत बड़ा मतलब रोल अदा किया है इस चुनाव में। एक 400 पार हो जाएंगे, लोगों में एक डर का माहौल है, लोग सोचते हैं संविधान बदलेगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। दलित समाज ख़ास तौर पर या ओबीसी, वो सोचते हैं कि ये सरकार, क्योंकि हमेशा इस सरकार का ये रहा कि आरक्षण तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन जो जितनी भी जॉब्स हैं या जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं उनको प्राइवेट कर दिए, रेलवे प्राइवेट कर दी, नौकरी तो वैसे ही ख़त्म हो गई। अब जो बची कुची नौकरी हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर संविधान में परिवर्तन हुआ और आरक्षण गया तो नुकसान हमें होगा। इसलिए जो वोट बसपा का कोर वोट हुआ करता था वो डाइवर्ट हो गया गठबंधन की तरफ। गठबंधन बहुत फ़ायदे में है, और सबसे ज़्यादा नुकसान में अगर कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश में तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और जो पत्रकार हैं सहारनपुर के, उनके अपने अपने दावे हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में रही है तीनों चरणों में, और कुछ का दावा ये भी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो डाउन गई है, और कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो बेहद मजबूती से जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।